हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th के लिए। ये जो है फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण, ज़बरदस्त, खतरनाक क्लास लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका आज हम इस फिजिक्स के अंदर जो है पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास का, जो कि प्रकाश का परावर्तन इसका नाम है। पहला चैप्टर का आप लोग ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर पूरा से पूरा देखें। इसका शॉर्ट मैंने पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो आने वाली है। ये जो फुल वीडियो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है खुद याद हो जाएगा और आप लोग को याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आज प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव इसमें जो है चुना चाना ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे वो बिहार बोर्ड के छात्र हो, चाहे जो है यूपी बोर्ड के छात्र क्यों ना हो, अगर आप वो भी अगर जो है फिजिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ मज़ा आने वाली है और बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव सीखने को मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। और अभी तक हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जाके उर्दू वाला को आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू वाला अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाला को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लें, जिससे हमारी तमाम वीडियो आप तक फ्री में पहुँचते रहे और इस वीडियो का तमाम लोग आप लोग मिलकर जो है फ़ायदा उठाते रहे। और आप लोग ऐसा ना करें कि जो है, और ये क्लास बहुत ही खास होने वाली, इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और ज़रूर से ज़रूर जो है इस क्लास को जो है ज़रूर से ज़रूर देखा करें और दूसरों को भी जो इससे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसको इस वीडियो के ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, जिससे उसको भी पढ़ाई अच्छे से बेहतर तैयारी हो पाए और वो भी है ना कहीं बोर्ड एग्जाम में अच्छा से बेहतर रिजल्ट दिखा पाए सभी लोगों को। चलिए, देरी ना कीजिए और जो है समय बहुत कीमती होती है, इसलिए समय हमें बर्बाद नहीं करना है। आज की इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग फिजिक्स के जो है पहला चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है। तो याद रखेंगे सही बच्चे। जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नए बच्चे हैं तो वो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर लेंगे, जिससे हमारे तमाम नोटिफिकेशन उसके ऊपर गिरते रहे। जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका तमाम वीडियो मिलती रहेगी। और एक बात और ज़रूर बता दें आपको कि इस पे जो है उर्दू से लेकर तमाम वीडियो आपको है ना मैट्रिक बोर्ड, यूपी बोर्ड के जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी दिखाया जाएगा और जो भी बहुत ख़ास क्वेश्चन होते हैं, जबकि खासकर जो है मैट्रिक बोर्ड यानी क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ये वीडियो खास होने वाली, आप लोग ज़रूर देखा करें और इस वीडियो को मिस ना करें। और इस यूट्यूब चैनल पे हर तरह की आपको वीडियो मिलती रहेगी तैयारी के ऊपर। जो है आप चाहे उर्दू की पढ़ाई करें, चाहे हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे गणित की हो, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तमाम की तमाम आपको वीडियो इस पर मिलती रहेगी। तो देखते रहें आप लोग और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, आज की हम फिजिक्स की पहला चैप्टर की पहला ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 50+ जो है मॉक टेस्ट यानी कि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है कि ठीक है ना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक होने वाली है। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। और वन शॉट यानी कि जो है एक ही वीडियो में आपको जो है ना पूरा पार्ट समाप्त कर दिया जाएगा, यानी एक ही वीडियो में आपको जो है पूरा ऑब्जेक्टिव जो है याद करा दिया जाएगा, रटा दिया जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्टिव है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, याद कर ले। ठीक है, चलिए देख सकते हैं बिहार के छात्र क्यों ना हो, चाहे यूपी बोर्ड के छात्र क्यों ना हो, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये फिजिक्स का क्लास होने वाली। ज़रूर इस फिजिक्स क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए, आज की इस पहला ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। यहाँ पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा गया देख लीजिए आप लोग सही बच्चे। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जूम हो गया है तो जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को ताकि पूरा क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, पूरा ऑप्शन के साथ। यहाँ पे ऑप्शन के साथ है और कुछ ऑब्जेक्टिव लाऊंगा मैं जो आपके बिना ऑप्शन के रहेंगे, वहाँ पे सिर्फ आंसर दिया जाएगा, आप लोग को याद करने में आसानी भी होगी। ये बहुत अच्छा भी है जिसमें ऑप्शन दिया रहता है, तो आप लोग को टिक आउट करने में आसानी होगी। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लीजिए आप लोग सभी बच्चे देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश जो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के अंदर से ये क्वेश्चन उठाया गया है। पहला क्वेश्चन प्रकाश तरंग का उदाहरण है,
जो प्रकाश जो है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश जो है तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन में यहाँ ध्वनि लिखा हुआ है, यानी जो है ध्वनि तरंग होता है, या जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, या पराबैंगनी तरंग होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो पहला का सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी भी है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है प्रकाश, जो है प्रकाश क्या होता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। ठीक है, तो बच्चे सभी बच्चे याद रखेंगे, प्रकाश का विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहलाता है। ठीक है ना, प्रकाश का तरंग कौन सा होता है, तो बोलिएगा आप लोग, उदाहरण क्या है, तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे तरंग होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, इसका ऑप्शन पहला का सही आंसर हो जाएगा, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। पहला का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में, है ना, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अधिक होता है। इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कांच में, ऑप्शन नंबर बी पानी में, ऑप्शन नंबर सी लोहा में, ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, निर्वात में, यानी निम्नलिखित माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो याद रखेंगे निर्वात में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल जो होती है बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में से प्रकाश की चाल जो होती है ना, प्रकाश की अधिक चाल जो किस में होती है, तो निर्वात में होती है, याद रखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रकाश की किरणें में, है ना, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की जो किरणें हैं गमन करती है, तो यहाँ पे कैसी, मतलब कहाँ गमन करती है, तो कहीं ना कहीं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, है ना, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर एक ही ऑप्शन होना चाहिए, आप लोग चॉइस कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की जो किरणें होती है गमन करते, किस अवस्था में गमन करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 3 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ए सही हो जाएगा। सीधी रेखा में जो है प्रकाश की किरणें जो है गमन करती है, यानी कि प्रकाश की जो किरणें होती है सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे सही बच्चे, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खैर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देख लीजिए सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निर्वात में, याद रखिए सही बच्चे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ है ना मीटर, और फिर प्रति सेकेंड करके दे दिया गया है। ठीक है, और उसका 3 × 10⁸ मीटर, है ना, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, और 3 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया 3 × 10⁸ मीटर, सॉरी किलोमीटर, है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड दिया गया। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बच्चों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही बच्चे याद रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। कोई पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, सही बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रकाश की 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश जो है किसका रूप है, यानी प्रकाश जो है किसका रूप है, क्या धारा का रूप है, क्या ऊर्जा का रूप है, क्या शक्ति का रूप है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं। अभी 4 का ऑप्शन नंबर क्या बताया, और 4 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो गया, 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश में जो है ना, प्रकाश निर्वात में पूछे देगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो 5 नंबर क्वेश्चन हमने कहा कि प्रकाश किसका रूप होता है, धारा का, ठीक है, या ऊर्जा का, या शक्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 5 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा का। कहीं नहीं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊर्जा का, यानी कि जो प्रकाश किसका रूप है, तो ऊर्जा का रूप है, यानी ऊर्जा किसका रूप है, तो प्रकाश का रूप है। इस तरह से क्वेश्चन उल्टा भी कर सकता है, सीधा भी कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऊर्जा किसका रूप है, प्रकाश का रूप है, और प्रकाश किसका रूप है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का।
ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, तो आप लोग फंसिएगा नहीं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। प्रकाश किसका रूप है, तो ऊर्जा का, ऊर्जा किसका, तो प्रकाश का। एक दूसरे से मतलब याद रखना है, ठीक है ना। तो प्रकाश किसका रूप है, तो ऊर्जा का हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला ऑप्शन है कि प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रतिबिंब कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही जो आंसर होना चाहिए, जो 6 नंबर क्वेश्चन का, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जब यानी वस्तु से, यानी जो है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, याद हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, क्या कह रहा है, जो वस्तु प्रकाश जो है उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं या उसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहा जाता है, तो यानी अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का उस क्वेश्चन जो होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, यानी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो वस्तु है ना प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त, यानी जो है ना प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। याद रखेंगे सही बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है ना। अप्रदीप्त वस्तु नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर से, कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, दोनों कहते हैं, तो क्या होता है। तो इसका सही आंसर 8 का जो सही आंसर होगा, 8 का जो है ए हो जाएगा, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अदीप्त कहते हैं, ठीक है ना, अदीप्त। याद रखेंगे प्रदीप्त और अदीप्त, ठीक है ना। तो याद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अदीप्त कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे, अदीप्त, यानी जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता हम लोग उसे हम अदीप्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लगा लीजिएगा आप लोग, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि किस प्रकाश के किरणें, यानी किस प्रकाश के किरण है ना, किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। यानी जो है किस प्रकार है ना, यानी किस जो है ना, यानी किस प्रकार के किरण पुंज में है ना, किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी जो है बढ़ती चली जाती है। तो बताइए वो कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। तो क्या इसका सही आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज जो होती है, यानी जो है ऐसा किरण पुंज है जिसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। याद रखेंगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी, 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, सूर्य से
आने वाली प्रकाश की किरणें, सूरज से यानी जो है सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार के किरण पुंज का उदाहरण है। याद रखें, सूरज से यानी बोला जा रहा है कि सूरज से आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं किस प्रकाश के किरण पुंज का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में अपसारी यानी अपसारी किरण पुंज है, ऑप्शन नंबर बी में समांतर किरण पुंज है, ऑप्शन नंबर सी में अभिसारी किरण पुंज है, ऑप्शन नंबर डी सभी है। तो इसका सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए, 10 का सही आंसर क्या होना चाहिए, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूरज से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, प्रकाश की किरण पुंज का जो उदाहरण है, तो सही बच्चे याद रखेंगे समांतर किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, यानी समांतर किरण पुंज ऐसा किरण पुंज है जो कि प्रकाश की किरण पुंज यानी जो होती है सूरज से आने वाली जो किरणें होती है वो जो है प्रकाश के, है ना, किस प्रकार की किरण पुंज, तो याद रखेंगे समांतर किरण पुंज जो है किसका उदाहरण हो सकता है, सूरज से आने वाली की किरण पुंज का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो सही बच्चे याद रख लेंगे, है ना, किरण पुंज का उदाहरण है, याद है किस किरण पुंज का उदाहरण, समांतर किरण पुंज का, यानी जो है किरण पुंज का उदाहरण है, याद रखेंगे। ठीक है ना, समांतर किरण पुंज, तो याद रखेंगे सही बच्चे 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल समांतर किरण पुंज, यानी सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार के किरण पुंज का उदाहरण है। तो सही बच्चे याद रखें किस प्रकार के, तो याद रखें समांतर किरण पुंज के, है ना, किरण पुंज के उदाहरण हो सकता है। ठीक है ना, समांतर किरण पुंज याद रखेंगे सही बच्चे के, 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है किस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। किस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ऑप्शन नंबर ए में अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, सभी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, यानी अपसारी किरण पुंज जो होती है, याद रखिए सही बच्चे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, यानी वे पदार्थ क्या कहलाता है, यानी बोला जा रहा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पार जो है ना यानी पारभासी पदार्थ कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर 12 का जो सही आंसर होना चाहिए, 12 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 12 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी, है ना, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार जो होकर जाता है ये क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है तैलीय का, है ना, तैलीय कागज होता है। तो तैलीय जो है यानी तेल से, मतलब जो तेल से जो रंगा होता है, पूरे तेल से जो है पूरे रंगा हुआ कागज क्या होता है, तो वही बोला है तैलीय कागज होता है। तो तैलीय जो कागज होता है वो कैसा कागज होता है बाबू, तो बताओ। यहाँ पे लिखा गया पहला में पारदर्शक कागज होता है, अपारदर्शक, है ना, या पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 13 का सही आंसर क्या होना चाहिए, 13 का जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारभाषक। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पारभाषक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पारभाषक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पारभाषक, है ना। तैलीय कागज जो होता है हमेशा याद रखेंगे पारभाषक होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे सही बच्चे। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन आया है, प्रकाश के परावर्तन, याद रखेंगे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन, ठीक है ना, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 2 3 4। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं उसके 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, है ना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें, 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं।
ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का विपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का जो है परिकर्णन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के यानी जो है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी जो है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों याद रखेंगे आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना। परावर्तन के जो नियम निर्धारित होता है इसी पर निर्धारित होता है। ठीक है ना, इसी पर निर्धारित होता है। याद रखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे आप लोग, यानी पहला ऑप्शन दिया गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन दिया गया आभासी प्रतिबिंब, तीसरा दिया गया दोनों, इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन था। तो इसका 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि यानी किस वस्तु के पर्दे पर आसानी से, तक बोलेंगे वास्तविक, क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है पर्दे पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो किस प्रतिबिंब को? तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें वास्तविक, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? यानी कैसे हमेशा जो बनता है कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है? तो वही क्वेश्चन यहाँ पे कैसा है? तो सीधा है, उल्टा है, दोनों है, कोई नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी जो है उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की जो वस्तु जो होती है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। हमेशा क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अपना जो है अपेक्षा जो बनाता है हमेशा उल्टा बनाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, मजाक मत लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मजाक में लीजिएगा, हल्का क्वेश्चन है, याद तो है ही है, याद नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं, याद कर लेना आपको सभी क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब याद रख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है किस प्रकार का प्रतिबिंब वस्तु, यानी जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है? यानी अभी उल्टा वाला बोल रहा है प्रतिबिंब जो है, तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा बनता है। आप पूछ रहा है कि सीधा किसका बनता है? किस प्रतिबिंब का वस्तु जो है ना, यानी प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा सीधा बनता है? तो बताना है क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा किस प्रकार का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अभी वास्तविक पढ़े थे इसलिए इसका वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो याद रखें सही बच्चे, उल्टा बनता है। पर अगर पूछ दिया जाए कि आभासी का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखेंगे सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसका? आभासी प्रतिबिंब, यानी जो है किस प्रतिबिंब का वस्तु हमेशा सीधा बनता है? तो याद देखें आभासी प्रतिबिंब का। तो आभासी प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब का वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। सीधा है ना, सीधा किसका बनता है? आभासी का। उल्टा किसका बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब का बनता है। ठीक है, तो इस ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, समतल 20 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण बने प्रतिबिंब होते हैं। समतल दर्पण बने जो है ना, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब होते हैं। कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब होते हैं।
तो 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग सही बच्चे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होते हैं। तो याद रखेंगे सही बच्चे, समतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं हमेशा वो याद रखेंगे 20 नंबर का सही आंसर आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब ही ऐसा होता है जो कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा इसका समतल दर्पण का। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रख ले सही बच्चे, है ना। वह समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बच्चों याद रखेंगे किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे किस दर्पण में, यानी किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग बताइए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण किसमें बनेगा। तो 21 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण होता है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बच्चों याद रखेंगे उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब समतल दर्पण में नहीं बन सकता है। किससे बनेगा, तो याद रखेंगे सभी बच्चे, किसमें, अवतल दर्पण में, है ना, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता था, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, क्योंकि उल्टा सीधा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण। ठीक है ना, गोलीय दर्पण में फोकस, है ना, फोकसांत, यानी बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में जो है ना फोकसांतर एवं जो है वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है ना। तो पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण में जो है फोकस, है ना, यानी सांतर एवं जो है वक्रता त्रिज्या में के बीच जो संबंध कैसा होता है। ठीक है ना, संबंध है तो याद रखना है। और यहाँ पे दिया गया आर बराबर, ठीक है ना, आर बराबर 2r, एफ बराबर आर, एफ बराबर आर बाय जो है यानी आर बट्टे 2, ठीक है ना, या आर बराबर एफ बट्टे 2 ये हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए देख लीजिए आप लोग। तो याद रख सकते हैं यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एफ बराबर जो है आर बट्टे जो है ना 2 हो जाएगा, या सही बच्चे याद रख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर आर बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं जो है वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है, तो याद रख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कि 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कि सर्च लाइट का परावर्तक, है ना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कैसा होता है, सतह जो होता है। तो वही पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सर्च लाइट का जो है परावर्तक सतह कैसा होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर दिया गया, उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा, उत्तल और अवतल दोनों होगा। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अवतल होगा। बच्चों याद रखेंगे अवतल होगा, क्या होगा, अवतल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखें। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा भी है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 24 नंबर क्वेश्चन में कि दाढ़ी बनाने में, यानी जो है दाढ़ी बनाते हैं ना, दाढ़ी जिसको बोलते हैं, दाढ़ी बनाने में या दाढ़ी बनाने में जो है ना कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं या कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, उपयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, समतल होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं ना कहीं अवतल दर्पण का ही प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के रूप में करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है ना, मरीज वगैरह को भी देखे होंगे आप लोग, डॉक्टर वगैरह जो चेक उक करते हैं मरीज के, तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते जा रहे। ठीक है, दांत उत को चेक उक करने में वो बहुत सारी चीज़ है, मगर यहाँ पे दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
कहीं ना कहीं 24 का यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब 24 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दर्पण सूत्र, यानी जो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, ये दर्पण सूत्र बोले या डायरेक्ट बोले दर्पण का सूत्र क्या होता है, ठीक है, दर्पण सूत्र या दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे दर्पण बराबर जो है दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f सॉरी 1/v-1 या बटे u बराबर 1/f, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। या यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन इस टाइप में देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस तरह से आप लोग देख लीजिए, 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 का दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। दर्पण का 25 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में पूछा जा रहा है, किस दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए बच्चों किसका होगा, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल का, समतल तथा उत्तल का, दोनों का। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी दोनों जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा याद रखेंगे। तो किस दर्पण का बोलेगा, तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, क्या आधी होती है, क्या दुगुनी होती है, क्या तीन गुनी होती है, या चौथाई होती है, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आधी होती है। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आधी होती है, याद रखेंगे आधी होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है, ठीक है। क्लियर है, 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का यानी जो है ना, किसी वस्तु का जो है आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। किसी वस्तु का जो है आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण से, या समतल दर्पण से, या उत्तल दर्पण से, या सभी दर्पण से बन सकता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बन सकता है, तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण से। बच्चों याद रखेंगे किसी अवतल दर्पण से ही, ठीक है ना, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, किसी वस्तु का। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण से 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करें, 27 का ऑप्शन नंबर बता दिया आपको, 27 का ए हो जाएगा, 28 का भी ए हो जाएगा, ठीक है ना, 28 का ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 29 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो याद रखिए बच्चों, हमेशा याद रखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे जब भी उत्तल दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है ना 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है। तो उत्तल दर्पण की जब भी बात करें तो उसकी आधी कर देना। यहाँ पे 20 है तो इसका आधा कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 10 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या आधी हो जाएगी। क्योंकि बात याद रख लेना, उत्तल दर्पण रहेगा तो इसका आंसर 10 कर देना, आधा हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 29 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार है ना सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। बच्चों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 30 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 31 नंबर क्वेश्चन है दंत विशेष, है ना, विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ, है ना, पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दंत जो है विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों की दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन याद है, दंत यानी जो दांत को डॉक्टर देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि दांत को जो है डॉक्टर जो है दांत को देखने के लिए, मरीजों के दांत को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि डॉक्टर जो है मरीज के दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, तो बताइएगा उत्तल दर्पण। सिंपल सा 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी दंत बनाना है, हाँ तो दाढ़ी बनाना जो अवतल दर्पण का प्रयोग हुआ था, तो इसमें क्या मतलब अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जो है हमेशा मरीजों के दांत को चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं कि दांत कैसा है ना, खराब उराब तो नहीं होगा, कीड़ा लग गया उसके देखने उखने के लिए अवतल दर्पण का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण का हम लोग दांत को चेक करने के लिए, दादी बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो याद रख सकते हैं आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 32 नंबर यानी 31 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा गया किसी वस्तु का, है ना, किसी वस्तु का, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है या पाया गया हो तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो बताइए ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, वक्रता केंद्र से केंद्र पे, है ना, परे होना चाहिए, केंद्र से जो है ये नीचे होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, वक्रता केंद्र से जो है ना परे होना चाहिए, या परे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 32 का बच्चों याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव, है ना, दर्पण के जो दर्पण जो होता है दर्पण के ध्रुव पे होता है तथा जो मुख्य फोकस के बीच होता है, ठीक है ना। तो याद रखिए किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वास्तविक से बड़ा, है ना, जो पाया जाता है वस्तु कहाँ होना चाहिए, तो हमेशा याद दर्पण के ध्रुव पर यानी तब मुख्य फोकस के बीच होता है, ठीक है ना। दो ही क्वेश्चन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चे याद रख लें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी में ऑप्शन नंबर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। साइड मिरर, 33 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है ना, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग होता है बच्चों याद रखें, 33 नंबर का क्वेश्चन जो है 33 नंबर क्वेश्चन है ना, 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर के यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, अवतल दर्पण नहीं होता बल्कि जो होता है उत्तल, यानी जो है ना उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही बच्चे याद रखें 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 34 नंबर क्वेश्चन है सोलर कुकर में, है ना, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, और जो है प्रावलीकिक जो है ना प्रावलीक दर्पण का। तो इस किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा सोलर कुकर में, है ना, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 34 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का। 34 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण का ही सोलर कुकर में हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती है, लंबवत जो है ना गिरती है, गिरती किरणों को फोकस पर। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है, अभिसारित होती है, अब जो है ना अपसारित होती है, समांतर हो जाती है, अपसारित हो जाती है, या अपसारित होने लगती है, क्या होने लगती है। तो बताइए 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 35 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या होती है, अपसारित हो जाती है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें जो है फोकस पर क्या हो जाती है, अपसारित, यानी जो है अपसारित हो जाती है, ठीक है ना, अपसारित हो जाती है, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है बी, अपसारित होती है।
35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा गया है कि जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक तल जो होता है अंदर की ओर धंसा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर ए, यानी बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बच्चों? अवतल दर्पण बोलते हैं। याद रखेंगे सही बच्चे, अवतल दर्पण यानी जो है जिस तरह जो मतलब जो बोलते हैं जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह जो है ना या तल जो बोल सकते हैं अंदर की ओर धंसा रहता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन के देखिए 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। 37 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? 37 नंबर क्वेश्चन का क्या सही आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऋणात्मक होती है। क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, ठीक है ना, ऋणात्मक होती है। याद रखेंगे ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक होता है, ठीक है ना, तो ऋणात्मक इसका सही आंसर। अवतल का जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, धनात्मक उत्तल का होता होगा, ठीक है ना। चलिए उत्तल का ही होता होगा और ऋणात्मक किसका होगा? अवतल का होगा। इससे आप लोग याद कर लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, तो सही बच्चे याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। दर्पण के सामान्य है ना, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वो दर्पण है। क्या दर्पण है? तो याद रख लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 38 नंबर क्वेश्चन है केवल समतल पर, केवल अवतल पर, केवल उत्तल पर या समतल तथा उत्तल पर, दोनों पर हो सकता है। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। या तो समतल या तो उत्तल हो सकता है, समतल भी हो सकता है उत्तल भी हो सकता है, दोनों पर है ना हो सकता है इसका प्रतिबिंब। किसी भी स्थिर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, किसी भी दर्पण यानी कहीं नहीं या तो समतल दर्पण हो सकता है या उत्तल दर्पण हो सकता है, दो ही दर्पण हो सकता है, या समतल अथवा उत्तल हो सकता है। 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन है ना, आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1 -1 शून्य, इनमें से कोई नहीं। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +1 होता है। बच्चों याद रखेंगे +1 यानी धनात्मक 1 होता है। क्या होता है? धनात्मक 1 बोलिए ना तो +1 बोलिएगा, ठीक है ना। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, ऐसा नहीं +1 न देके धनात्मक 1 दे दिया था भूल जाना, धनात्मक भी दे सकता है, ठीक है ना। तो धनात्मक 1 या तो बोल सकते हैं +1, ठीक है ना। -1 उत्तल का होता होगा, ठीक है ना, उत्तल का नहीं होता, सॉरी किसी का नहीं होता है, वो अलग चीज़ का होगा, ठीक है ना। अफसारी यार का होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है +1 होता है, ठीक है ना। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है। तो 40 का सही आंसर जो होगा, 40 नंबर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिए सही बच्चे, दर्पणों के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। बच्चों याद रखें, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब भासी और सीधा तथा बड़ा पाया गया है, वो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव पे यानी तो मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों याद रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए। 41 नंबर किस दर्पण का उपयोग है ना, याद रखें किस दर्पण का उपयोग जो है ना पस हृदय या पस हृदय दर्पण के रूप में किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, किस दर्पण का उपयोग जो है ना पश्च हिस्से दर्पण के रूप में किया जा सकता है। तो आप लोग याद कर लेना यहाँ पे जो है किस दर्पण के 41 का सही आंसर देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि टाइपिंग होता है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है ना, क्योंकि टाइपिंग में भी कुछ अक्षर नहीं सही से लिखा पाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना
पाश्चय यहाँ पर इस तरह से याद रखिएगा, किस दर्पण का उपयोग जो है ना पाश्चय से दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल दर्पण के रूप में। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल दर्पण के रूप में। ठीक है ना, उत्तल दर्पण के रूप में किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तीय है ना, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो जो ली जाती है दूरी वो क्या कहलाती है, धनात्मक ऋणात्मक, इनमें ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि क्या होता है, तो नई जो है मतलब नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के जो सामने रखे गए बिंब की जो दूरी कहलाती है वो ऋणात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, यानी जो है ऋणात्मक कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ऋणात्मक कहलाती है। ठीक है ना, तो ऋणात्मक कहलाते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा 42 का ऑप्शन नंबर 42 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी। तो यहाँ पर 43 का सही आंसर क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने बोला था ऋणात्मक होता है जो अवतल का, और यहाँ पे धनात्मक पूछा है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं धनात्मक किसका हो जाएगा, उत्तल का। ठीक है, तो यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी जो धनात्मक होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, यानी 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, यानी उत्तल दर्पण का। 43 का ऑप्शन नंबर 43 से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो सही बच्चे याद रख लीजिएगा। चलिए 44 का क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों याद रखेंगे, 44 नंबर का सही आंसर क्या होगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, तो बोला है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो याद रखिए, तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनंत हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है बच्चों, अनंत हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनंत होगा। ठीक है ना, अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। क्लियर है, तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 45 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से क्या, हमेशा जो होता है वस्तु का जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्राप्त होता है। तो याद रख लीजिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण में से कोई नहीं। तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, उत्तल से। उत्तल से हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है और अवतल से हमेशा बड़ा बनता है। इस तरह से याद रख लेना आप लोग, ऐसे मिला जुला के याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है ना, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिए छोटा प्रतिबिंब किससे बनता है, उत्तल से। ठीक है, अवतल से बड़ा बनता होगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 45 का ऑप्शन नंबर याद रखिए, 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। फिर आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। देखिए प्लस लग गया, तो प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। तो प्लस किसका होता है, ध्यान कीजिएगा, आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक है ना, तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, उत्तल है, अवतल है, समतल है, या जो है ना समतोलतल, यानी जो है ना सम बोल सकते हो, समतल लोतल बोल सकते हो, समतोलोतल ऐसे बोल सकते हो। ठीक है ना, बहुत मतलब मिलता जुलता इसमें मिला दिया है, समतोलोतल बोल सकते हो, समतोलोतल। ठीक है ना, समतोलोतल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। तो जो प्लस होता है वो उत्तल में होता है हमेशा, तो उत्तल लग गया, यानी उत्तल में कहीं ना कहीं प्लस लग गया, प्लस 20 हो गया। अगर माइनस रहता तो यहाँ पे अवतल हो जाता। ठीक है ना, तो प्लस है यहाँ पे कहीं ना कहीं उत्तल हो जाएगा, तो उत्तल हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, उत्तल दर्पण का होता है। चलिए गोलीय दर्पण कैसा होता है, तो उत्तल होता है। कैसा होता है, उत्तल होता है। क्लियर है, तो 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, तो उत्तल है। ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, यानी 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने।
तो अवतल दर्पण को किसके सामने रख सकते हो, कहाँ रख सकते हो कि जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार के नहीं एक बराबर का बने। तो ध्रुव पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। तो 47 का कहीं ना कहीं 47 का सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या हो सकता है, अवतल दर्पण का पूरे वस्तु का जो प्रतिबिंब हो सकता है उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समांतर यानी कहीं ना कहीं समान आकार का बन सकता है। ठीक है ना, समान आकार का, ऑप्शन नंबर यानी सी। ऑप्शन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। क्लियर है, सही बच्चे याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर है ना आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ये सभी कहते हैं। तो 48 का सही आंसर, 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं बच्चों, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका सही आंसर अभिसारी किरण पुंज। ठीक है ना, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, 48 का ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या जो है ना उभयोतल दर्पण क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 49 नंबर क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण कहते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है, एगो मैंने बोला था धंसा होता है तो उसको बोलते हैं अवतल, और जो बाहर की ओर निकला होता है उसको बोलते हैं उत्तल। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण क्या कहलाता है बच्चों, उत्तल दर्पण कहलाता है। जो मतलब धंसा रहेगा है ना तो उसको बोल सकते हो अवतल, और जो बाहर की ओर निकला रहता है धंसा उसा नहीं रहता तो उसको बोलेंगे उत्तल। तो ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बच्चों, याद कर लेना आप सबसे। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर प्रधान अक्ष कहते हैं, जो है ना वक्र अक्ष कहते हैं, समांतर अक्ष कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधान है ना, प्रधान केंद्र कहते हैं, ये सॉरी प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए प्रधान अक्ष कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर है, 50 का ऑप्शन नंबर ए याद कर लेंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण में दूरियों को फोकस जो है ना मतलब गोलीय दर्पणों में है ना, गोलीय दर्पणों में दूरियों को सदा किसके जो है ना सापेक्ष मापते हैं, किसके सापेक्ष जो है ना सापेक्ष मापते हैं। तो याद है ध्रुव के, फोकस दूरी के यानी फोकस के, वक्रता केंद्र के, किसी भी नियत बिंदु के, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 51 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुव के। गोलीय दर्पण में दूरियों को जो सदा किस अपेक्षा में, ध्रुव की अपेक्षा में मापते हैं, है ना, ध्रुव की अपेक्षा में माप सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर ध्रुव के। ठीक है ना, गोलीय दर्पण को। 51 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का जो कोण होता है बच्चों याद रखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन परावर्तन का जो कोण होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा परावर्तन का जो कोण होता है, परावर्तन का जो कोण होता है, याद रखेंगे सही बच्चे। तो परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीन है ना, अभिलंब के बीच का कोण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। यानी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग परावर्तन का कोण कहते हैं। परावर्तन का कोण किसे कहते हैं हम लोग याद रखें, कोण होता है तो बोल सकते हैं परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन का कोण कहते हैं। ठीक है ना, कोण कहलाता है या होता है। ठीक है, क्लियर। इस जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब दीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर का 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है 52 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। और 53 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 53 नंबर किस दर्पण को अब जो है ना अपसारी दर्पण कहते हैं। सही बच्चे याद रखना, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण जो है ना उभयोतल दर्पण क्या कहलाता है। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस दर्पण को अपसारी, तो याद है किस दर्पण को, तो यह उत्तल दर्पण को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल दर्पण, यहाँ पे देख लीजिएगा उत्तल दर्पण। ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और अभिसारी अवतल को। ठीक है, इस तरह से अपसारी तो अभिसारी तो बोलेंगे अवतल, और अपसारी तो बोलेगा उत्तल। ठीक है, इस तरह से देख लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है,
54 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए दर्पण में फोकस की संख्या होती है। दर्पण में जो है फोकस की जो संख्या होती है, दर्पण में फोकस की जो संख्या होती है 2 होती है, 1 होती है, 4 होती है, 5 होती है। 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 54 नंबर का सही, 53 का ए हो जाएगा। 53 नंबर जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर ए था, बिल्कुल सही जवाब। और 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दर्पण में जो फोकस की जो संख्या होती है, फोकस की जो संख्या होती है वो 1 होती है। क्या होता है बच्चों, 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी ऊंचाई एवं बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो याद रखो, अपवर्तनांक कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, दर्पण कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो सही आंसर क्या है, 55 का ऑप्शन नंबर बता दीजिए। 55 का ऑप्शन नंबर जो है जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आवर्धन कहलाता है, ठीक है ना। तो 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवर्धन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवर्धन, ठीक है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की जो ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे याद, 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धन की इकाई क्या होती है ना। आवर्धन की इकाई क्या होती है। तो आवर्धन की जो इकाई होती है, या इकाई बोल सकते हो, आवर्धन की इकाई एम होती है, यानी मीटर और जो है ना सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड, या मात्रक विहीन होती है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। मात्र है ना, मात्रक विहीन होती है, ठीक है ना। तो आवर्धन की इकाई जो होती है वो हमेशा याद रखें, मात्रक विहीन होता है। तो सही बच्चे, तो आज की इस वीडियो हम लोगों ने 1 से लेकर 56 तक के क्वेश्चन को हम लोग पढ़े, जो कि पहला चैप्टर था फिजिक्स का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा चैप्टर भी था, जो कि पढ़ने बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो पर जो है हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे और तमाम के तमाम वीडियो को देखते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्लास में, फिर अगले